हेलो एवरीवन, दिस इज एहसान सर। तो आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल उन्नत एहसान में वेलकम है, स्वागत है, खुशामदीद है। तो इससे पहले हमने आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों को मैकेनिकल एनर्जी पढ़ाऊंगा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, उसके बाद कंजर्वेटिव फोर्स। तो मैं आपको आज इससे पहले मैंने काइनेटिक एनर्जी पढ़ा रखा है अभी आप इससे पहले वाले लेक्चर में। अब मैं आज पढ़ा रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है। मैं ऐसा एग्जाम्पल लूँगा कि आपका ये पोटेंशियल एनर्जी आज के बाद एकदम धुआं धुआं उड़ जाएगा, गर्दा उड़ा दोगे आप लोग, ठीक है, धमाल मचा दोगे एकदम, कभी कंफ्यूजन नहीं रहेगा पोटेंशियल एनर्जी में। देखो क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी। पहले तो कुछ सुनो कि जैसे मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी तब आता है जब बॉडी मोशन में होता है। कोई बॉडी का मास एम है, उसकी स्पीड भी है या वेलोसिटी भी है, तो हाफ एम बी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी होती है। स्पीड रहेगा यानी बॉडी मोशन में रहेगा तब तक उसकी काइनेटिक एनर्जी रहेगी। मान लो स्पीड अगर बढ़ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, स्पीड घट रहा है तो काइनेटिक एनर्जी घटेगा। ओके, मैंने बताया था आपको पिछले लेक्चर में। तो स्पीड पर डिपेंड करता है, मास तो कांस्टेंट आता है जनरली। ओके, वेलोसिटी आपको स्पीड अगर बढ़ाए तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा और स्पीड घटा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। ठीक है, उल्टा बोल दिया क्या, सॉरी। अगर स्पीड बढ़ाए तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा और स्पीड घटा तो काइनेटिक एनर्जी घटेगा, क्योंकि स्पीड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो स्पीड ज्यादा काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, स्पीड कम काइनेटिक एनर्जी कम। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलो ठीक है, अब सुनो कि ये सर पोटेंशियल एनर्जी क्या है। अब इसको समझो, बहुत अच्छे तरीके से समझो, मैं आपको बताऊंगा। मैंने आपको बताया था कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को मिलाकर बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। और आप लोगों ने शायद बहुत सारे क्लास में बहुत सारी जगहों पर सुना होगा कि एनर्जी कंजर्व रहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो बोलते हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड। ओके, टोटल मैकेनिकल एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम जो होता है वो कांस्टेंट रहता है, कभी बर्बाद नहीं होता, यानी एनर्जी की चोरी नहीं होती है, एनर्जी कंजर्व रहता है। अगर काइनेटिक एनर्जी घट रहा है तो वही एट द सेम टाइम वही काइनेटिक एनर्जी बाद में दूसरे एनर्जी के फॉर्म में वो स्टोर भी हो जाएगा। अगर मान लो कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं से वो एनर्जी ले रहा होगा, यानी एनर्जी, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहता है। टोटल किसी सिस्टम की, आइसोलेटेड सिस्टम की एनर्जी जो होती है वो कांस्टेंट रहती है। मैकेनिकल एनर्जी की बात कर रहा हूं मैं, मैकेनिकल लॉ ऑफ एनर्जी कहलाता है ये। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो देखो मैंने क्या बोला, काइनेटिक एनर्जी स्पीड पर डिपेंड करता है। स्पीड बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, स्पीड घटेगा तो काइनेटिक एनर्जी घटेगा। मान लो स्पीड पहले 10 था तो काइनेटिक एनर्जी मान लो 100 रहा होगा। 10 के बाद मान लो काइनेटिक ये स्पीड मान लो 20 हो गया, डबल हो गया, 20 हो गया। ओके, तो उसका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 100 का 4 गुना, 4 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो 400 जूल हो जाएगा। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, स्पीड घटेगा तो काइनेटिक एनर्जी घटेगा। आप सुनो, एकदम मजेदार में एग्जांपल दे रहा हूं आपको, सुनो। मान लो कि एक बॉडी है, ओके, ग्राउंड है ये। ओके सुनो, अच्छा समझना, बहुत मजेदार बताने वाला हूं, थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे, बहुत मजेदार तरीके से मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं आपको समझाने के लिए। क्या चीज समझाने के लिए? पोटेंशियल एनर्जी समझाने के लिए। देखो ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, मैंने एक बॉडी को मैंने यहां से फेंका, एक बॉडी है, इस ग्राउंड से मैंने फेंका, एम मास का है। ओके, इसको मैंने फेंका, इनिशियल स्पीड दिया इसको यू, ध्यान देना क्या दिया मैंने, यू दिया। ओके, सब लोग ध्यान देना। ओके, अब इस कुछ देर बाद इसकी स्पीड बताओ, नीचे से ऊपर फेंका गया, ये इनिशियल स्पीड है, उसको मैक्सिमम स्पीड मिला है। ओके, जैसे मान लो मैंने 20 की स्पीड से इसको फेंका, 20 की स्पीड से, आपको पता है जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा उसकी स्पीड घटती जाएगी। स्पीड क्यों घटेगी बताओ? ये जब बॉडी को नीचे से कोई बॉल को, जैसे बॉल को तुम ऊपर फेंकोगे तो उसकी स्पीड घटेगी, स्पीड घटेगी यानी काइनेटिक एनर्जी घटेगी, यानी कि स्टार्टिंग में उसका स्पीड जो इनिशियल स्पीड था ये मैक्सिमम स्पीड है, जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा उसकी स्पीड घटती जाएगी, यानी काइनेटिक एनर्जी घटती जाएगी। तो इनिशियल स्पीड मैक्सिमम स्पीड है, तो यहाँ पे उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। काइनेटिक एनर्जी क्या है? ऊपर बॉडी जा रहा है, बॉडी ऊपर जा रहा है, इसको बोलते हैं, ऊपर जाने को बोलते हैं एसेंट। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ड्यूरिंग एसेंट, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ड्यूरिंग एसेंट। एसेंट मतलब सर क्या होता है? एसेंट मतलब चढ़ना, ऊपर जा रहा है ऐसे। ओके, चढ़ने के दौरान, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, चढ़ने के दौरान, चढ़ने के दौरान। ओके, जब वो ऊपर जा रहा था तो इसको बोलेंगे ड्यूरिंग एसेंट, चढ़ने के दौरान, जब ऊपर चढ़ रहा था। तो ऊपर चढ़ने के दौरान क्या होगा, इसकी स्पीड घटेगी, घटते घटते एक टाइम आएगा कि एक मैक्सिमम हाइट पर जाकर के इसकी स्पीड जीरो हो जाएगी। तो मान लो यहाँ पे बॉडी की स्पीड जीरो हो गई, यहाँ पे कुछ कम हुआ, फिर कुछ कम हुआ, बॉडी यहाँ पे है भाई, मास एम मास का बॉडी है, ये मैक्सिमम हाइट है। ओके, थोड़ा मैं अच्छा से लिख देता हूं आपको, ये मैक्सिमम हाइट है। ओके, तो यहाँ पे उसकी स्पीड क्या हो गई, थोड़ा गंदा हो गया, सही कर देता हूँ। चलो एम, यहाँ पे उसकी स्पीड क्या हो गई, मान लो इस बॉडी की स्पीड जीरो हो गई, मान लो। ठीक है, अब जीरो हो गई यानी कि काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कितना हो गया बताओ? मान लो कि यह एच हाइट ऊपर गया, ये एच हाइट ऊपर गया, यहाँ तक एच हाइट। ओके, ऊपर गया हाइट, एच हाइट ऊपर गया, मैक्सिमम हाइट है ये।
ओके, मैक्सिमम हाइट पर स्पीड क्या हो जाएगी? जीरो। तो बताओ यहां पर ये स्पीड जो है, इनिशियल स्पीड जो शुरू में फेंका गया जिस स्पीड से उसको जोर से, तो वो मैक्सिमम स्पीड था, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम रहेगा। लेकिन जैसे जैसे ऊपर तक जाता जाएगा उसकी स्पीड क्या होती जाएगी? घटती जाएगी। स्पीड घटेगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? घटेगा। तो एक टाइम आएगा कि जो मैक्सिमम हाइट पर जाकर के उसकी स्पीड जीरो हो जाएगी, कहीं ना कहीं स्पीड जीरो होगा, तब तो जाकर वापस फिर बॉल गिरेगा नीचे। अरे बॉल को तुमने फेंका ऊपर, तो बॉल फेंका तो बॉल जाते जाते एक टाइम ऐसा आएगा जहां पर उसकी स्पीड जीरो हो जाएगी, फिर वापस नीचे गिरना शुरू होगा। जब नीचे आएगा तो फिर उसका स्पीड बढ़ेगा, तो उसको अलग केस करते हैं, उसको बोलते हैं डिसेंट। तो ड्यूरिंग एसेंट, चढ़ने के समय उसकी स्पीड घटती जाएगी, घटती जाएगी, घटती जाएगी, घटती जाएगी, एक टाइम आएगा कि उसकी स्पीड जीरो हो जाएगी। अब सोचो स्टार्टिंग में उसका जो इनिशियल स्पीड मैक्सिमम था, तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम था, ओके। लेकिन जैसे सबसे हाईएस्ट हाइट पे चला गया, मैक्सिमम हाइट पे चला गया, उसकी स्पीड जीरो हो गई, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया। अब बताओ क्यों है काइनेटिक एनर्जी जीरो हो रहा है? क्यों काइनेटिक एनर्जी इसका घट रहा है? स्पीड क्यों घट रहा है? स्पीड घट रहा है यानी काइनेटिक एनर्जी घट रहा है। सोचना, एक एक बात को गौर सुनना, मजा आ जाएगा आप लोग को। तो ग्रेविटी इस पे काम कर रहा है। आप जानते हो कि इस मास पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी काम कर रहा है, mg, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपको पता है, ये तो जानते होगे आप लोग, है ना? तो ग्रेविटी क्या करता है? अरे अर्थ का जो फोर्स है उसको बोलते हैं ग्रेविटी। तो अर्थ का जो फोर्स है वो नीचे की ओर फोर्स लग रहा है, वो नीचे लग रहा है, यानी ये ऊपर चढ़ना चाहेगा, उसको खींचेगा, फोर्स लगा के नीचे खींचेगा, इसलिए इसकी स्पीड क्या हो रही है? घट रही है। ग्रेविटी ऐसा फोर्स है जो इस बॉडी के काइनेटिक एनर्जी को क्या कर रहा है? घटा रहा है, यानी कि स्पीड को क्या कर रहा है? इसका घटा रहा है। स्टार्टिंग में इसका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम था, स्टार्टिंग में, माने कि ग्राउंड पे, इसको बोल सकते हो ग्राउंड लेवल बोलते हैं इसको, ग्राउंड कोई भी बोल सकते हो आप, जीरो लेवल क्यों बोला है तो मैं समझाता हूं अभी। इसका नाम ग्राउंड बोलते हैं इसको, या जीरो लेवल बोलते हैं। क्यों जीरो लेवल बोलते हैं समझा देता हूं, ओके। अब तो कहोगे सर ये ग्राउंड है, ग्राउंड पे मैक्सिमम उसकी स्पीड है, जितना स्पीड से उसको फेंका गया इनिशियली मैक्सिमम स्पीड है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा उसकी काइनेटिक स्पीड घटेगी, काइनेटिक एनर्जी घटेगा। अब जब काइनेटिक एनर्जी घटेगा तो मैंने आपको बताया कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, यानी टोटल एनर्जी कंजर्व रहना चाहिए, एनर्जी की चोरी नहीं होती है। मान लो स्टार्टिंग में उसकी 100 जूल थी एनर्जी, मान लो 100 जूल थी, धीरे धीरे होते होते उसका 90 जूल हो गया, 80 जूल हो गया। तो मान लो 100 जूल से वो 100 जूल पे गया। मान लो कि स्टार्टिंग में यहाँ पे 100 जूल था, मैक्सिमम था, ओके। इस बॉडी का कोई बॉडी है या कोई गेंद है, ओके। आगे जाकर कुछ देर बाद उसका 90 जूल हो गया। कितना जूल हो गया? यहाँ पे जाने के बाद उसका 90 जूल हो गया। मान लो यहाँ पे बॉडी गया, उसकी स्पीड मान कि काइनेटिक एनर्जी 90 जूल हो गई, स्पीड घटी। आगे जाकर के 80 जूल हो गया, मान लो। आगे जाके फिर जाते जाते एक जगह हो गया, हाईएस्ट पॉइंट पे उसका जीरो हो जाएगा। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है? काइनेटिक एनर्जी घट रही है कि नहीं घट रही है? अरे घट रहा है कि नहीं घट रहा है? 10 घटा, ये 10 कहाँ गया? 100 जूल था, 100 जूल में 90 जूल हो गया, 100 जूल का 10 जूल कहाँ गया? 90 से 80 जूल, 20 जूल घट गया, 20 जूल कहाँ गया? तो जो एनर्जी घटा, तो 100 जूल टोटल एनर्जी होना चाहिए, तो काइनेटिक एनर्जी तो 80 जूल बचा, जो 20 जूल बचा ना, 20 जूल एनर्जी उस बॉडी के अंदर जमा हो गया, उस बॉडी में दूसरे रूप में, दूसरे फॉर्म में एनर्जी जमा हो गया। तो एनर्जी जो है, एनर्जी बर्बाद नहीं होता है, ओके। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय। आप लोगों ने सुना होगा ऊर्जा का ना तो निर्माण होता है ना तो नाश होता है, सही बात है, एनर्जी कंजर्व रहता है, बस पता है। लेकिन एनर्जी जब यहाँ पर घट रहा है, ये 100 जूल था मैक्सिमम एनर्जी, स्टार्टिंग में 100 जूल था, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम था क्योंकि स्टार्टिंग में उसका स्पीड मैक्सिमम था। जैसे जैसे ऊपर जाएगा उसकी स्पीड घटती जाएगी, स्पीड घटेगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी घटेगी। जो घट रही है काइनेटिक एनर्जी, वो कहां जा रहा है? एनर्जी बर्बाद तो नहीं होना चाहिए। तो जो एनर्जी घट रहा है, 10 जूल यहाँ घटा, फिर यहाँ पे 20 जूल घट गया, वो 20 जूल एनर्जी कहाँ गया? तो वो 20 जूल एनर्जी इस बॉडी में जमा हो गया, दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में, एनर्जी के दूसरे रूप में जमा हो गया। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, बट एनर्जी कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर किया जा सकता है, ओके। समझ आ रहा है बात को मैं क्या बोल रहा हूं? आप लोग बहुत अच्छे समझना। तो जो 20 जूल यहाँ पर घट गया है, ये 20 जूल इस बॉडी में दूसरे फॉर्म में जमा हो गया, और जो फॉर्म में जमा हुआ उसी फॉर्म को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो जो 20 जूल एनर्जी जो इसमें घट गया है, वो 20 जूल एनर्जी इस बॉडी में जमा हो गया है, ओके। वही हो गया पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी जो घटेगा ना, वही एनर्जी, घटा हुआ एनर्जी उसके पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में उसमें जमा होगा। नया एनर्जी का कंसेप्ट यहां पे आ गया। पॉइंट समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो जो जो काइनेटिक एनर्जी घटते जाएगा, वो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में उस बॉडी में जमा होता जाएगा। एकदम समझो कि पोटेंशियल एनर्जी एक तरह का गोडाउन है। गोडाउन समझते हो? जैसे घर में जो सामान रखने वाला घर होता है उसमें, ओके, गोडाउन है। गोडाउन जैसे सामान, जैसे कोई फैक्ट्री वगैरह होता है, फैक्ट्री में गोडाउन होता है, उसमें माल सब भरा होता है, ओके। पहले से हम लोग उसमें सेव करके रखे रहते हैं एक्स्ट्रा माल सब, जैसे डिमांड आता है उसको वापस वहां से निकाल के देते हैं, वही है। तो
ये पोटेंशियल एनर्जी गोडाउन है, माने पोटेंशियल एनर्जी एक तरह का समझो गोडाउन में जमा हो रहा है। तो क्या होता है कि जो 20 जूल घट गया वो 20 जूल इस गोडाउन में जाके जमा हो गया, जब जरूरत पड़ेगी फिर वो पोटेंशियल एनर्जी क्या वो यूज होगा। फिर जाते जाते मान लो मैक्सिमम हाइट पर जाकर के उसकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी जीरो जूल हो गया, क्योंकि स्पीड जीरो हो गया तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया यहाँ पे जाकर के। लेकिन अब कितना जो काइनेटिक एनर्जी जीरो, क्योंकि इसकी मैक्सिमम हाइट पे स्पीड जीरो हो गई। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो गया था, 100 जूल शुरू में था तो फाइनल भी 100 जूल होना चाहिए। तो ये 100 जूल उसकी पोटेंशियल एनर्जी में जमा हो जाएगी। फिर वापस जब बॉडी नीचे गिरेगा ना, जब बॉडी नीचे गिरेगा तो फिर उसकी स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। तो मान लो पहले काइनेटिक एनर्जी कितना था उसका 0 जूल, तो अब हो जाएगा 10 जूल मान लो। तो अब जो 100 जूल उसके पास जमा है एनर्जी, जो कि पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में जमा है, अब वो काइनेटिक एनर्जी के तौर पे उस एनर्जी की यूज होगी। अब 100 में से 10 जूल यूज हो गया, काइनेटिक एनर्जी बन गया, और नीचे आएगा और स्पीड बढ़ेगा, 20 जूल हो गया, और नीचे बढ़ा 80 जूल हो गया, यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है। ऊपर से नीचे आ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है सर? क्योंकि ऊपर से नीचे आने में स्पीड बढ़ रहा है, क्योंकि ग्रेविटी उसको खींच रहा है। तो ऊपर से नीचे आएगा तो स्पीड बढ़ेगा, इसलिए काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगा। समझ आया मैं क्या बोल रहा हूं? तो स्टार्टिंग में यहां पे इस केस को देखो, पहले इस केस को देखो, समझ में आ गया होगा, थोड़ा थोड़ा फील आया होगा, फील आना चाहिए, फील आएगा तभी मजा आएगा फिजिक्स पढ़ने में, नहीं तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो ग्रेविटी क्या करेगा स्टार्टिंग में, इसकी इनिशियल स्टार्टिंग में क्या होगा, इस पॉइंट पर यहां पर उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मैं लिख रहा हूं, मैक्सिमम काइनेटिक इस ग्राउंड पे। ओके, मैं लिख रहा हूं ग्राउंड लेवल पे। ओके, ग्राउंड लेवल या जीरो लेवल इसको बोलते हैं। तो यहां पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगा सर? हाफ meu स्क्वायर, हाफ mu स्क्वायर जो भी है यहाँ पे, मान लो 100 जूल है तो 100 जूल मान लो, हाफ mu स्क्वायर, क्योंकि इसका इनिशियल स्पीड u है। जैसे जैसे ये ऊपर जाता जाएगा, ड्यूरिंग एसेंट, चढ़ने के दौरान उसकी काइनेटिक एनर्जी घटेगी। तो काइनेटिक एनर्जी जो घटेगी, जो घटा हुआ एनर्जी होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में जमा होगा। तो बताओ यहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, क्योंकि यहाँ पर बॉडी में कोई फोर्स नहीं लग रहा था, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, इसलिए इसको बोला जाएगा जीरो लेवल। तो ग्राउंड लेवल जो था उसको उसका पोटेंशियल एनर्जी हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, डिफाइन किया गया कि वो उसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ग्राउंड पे है, लेकिन मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी को यू से दिखाया जाता है। ओके, तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कितना है? मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी जीरो। ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे ये बॉडी हाईएस्ट पॉइंट पे चला जाएगा, कहां पर? हाईएस्ट पॉइंट पे, मैक्सिमम हाइट पे। तो मैक्सिमम हाइट पे बॉडी जाएगा तो उसकी स्पीड जीरो हो गया, स्पीड जीरो होगी तो काइनेटिक एनर्जी जीरो। तो ये सुनो, मैक्सिमम हाइट पर, ओके मैं मैक्सिमम हाइट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे बात कर रहा हूँ, मान लो तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी जीरो। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, रुको इसको अच्छा से लिखता हूँ। ग्राउंड पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया? हाफ mu स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल स्पीड है, ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है। और यहाँ पे ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गया, क्योंकि यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, जीरो है, ये मिनिमम है। ओके चलो, अब मैं बोलूँ कि बताओ हाइट, मैक्सिमम हाइट पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया? जीरो। क्यों सर? क्योंकि उसकी स्पीड जीरो हो गई, स्पीड जीरो हो गई, यानी कि मिनिमम काइनेटिक एनर्जी हो गया, मिनिमम। और पोटेंशियल एनर्जी उसका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उतना ही हाफ mu स्क्वायर जितना भी है। तो जितना शुरू में था उतना लास्ट में हो जाएगा। तो ये इसका वैल्यू होता है mgh। कितना होता है? mgh। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं? mgh। हाइट इतना हो गया, फोर्स काम कर रहा है mg, तो mg इंटू h। फोर्स इंटू क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ना, तो फोर्स हो गया mg, h हाइट हो गया। ओके, तो ये mgh इतना पोटेंशियल एनर्जी में जमा हो गया, ये mgh हाफ mu स्क्वायर के बराबर होगा। टोटल एनर्जी इनिशियल ये था, अब फाइनल भी टोटल एनर्जी mgh, दोनों बराबर कर देंगे हम लोग, वहां से रिलेशन निकाल सकते हैं। तो मैंने क्या बोला आपको कि जब बॉडी ड्यूरिंग एसेंट, जब बॉडी ऊपर चढ़ेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी घटेगी, और जो घटा हुआ एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में जमा होगा। स्टार्टिंग में ग्राउंड लेवल पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, क्योंकि बॉडी पर कोई फोर्स नहीं लग रहा था, तो ये माने कोई बॉडी को स्पीड नहीं दिया गया था, काइनेटिक एनर्जी उसका जीरो था, रेस्ट पड़ रहा होगा। जैसे उसको इनिशियल स्पीड दिया गया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई। ओके, अब पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा। जैसे ऊपर जाता जाएगा उसकी स्पीड घटती जाएगी, तो स्पीड घटेगी तो काइनेटिक एनर्जी तो घटेगा, क्योंकि स्पीड घट रहा है, काइनेटिक एनर्जी घटेगा लेकिन पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। मैक्सिमम हाइट पर जाकर के काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा ड्यूरिंग एसेंट, ऊपर चढ़ने के दौरान। लेकिन जब वापस वो ऊपर से नीचे आएगा, यहाँ पे भी जीरो था ना, वापस जब वो बॉडी नीचे आएगा, ओके नीचे मान लो आया, यहाँ से ग्राउंड पे आया, नीचे गिरना शुरू किया, तो यहाँ पर तो उसका स्पीड तो जीरो था, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो था, इसका ग्राउंड है। ओके, ग्राउंड यानी जीरो लेवल। ओके, ग्राउंड यानी कि जीरो लेवल। जीरो लेवल क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे जीरो होता है, यानी इसको बोलते हैं जीरो लेवल, जीरो ग्राउंड लेवल जो बोलो। ओके चलो, अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना था? क्योंकि सर स्पीड जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे जीरो है, काइनेटिक एनर्जी जीरो है। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम है, mgh बोलते हैं इसको। हाइट मान लो भाई h है, इसकी हाइट h है,
ओके चलो, अब जैसे नीचे नीचे आता जाएगा, ये नीचे आता जाएगा, उसकी स्पीड क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, स्पीड बढ़ती जाएगी, स्पीड बढ़ते बढ़ते यानी कि काइनेटिक एनर्जी इसका बढ़ेगा। इस केस में काइनेटिक एनर्जी क्या होगा बीच में, इसमें काइनेटिक एनर्जी घटेगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस, इस समझने के लिए जरूरत है। अब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस, ओके, ड्यूरिंग एसेंट, ड्यूरिंग एसेंट, ओके, इसको बाद में करेंगे चलो, ठीक है। उसके बाद जब ऊपर से नीचे आएगा बॉडी, ऊपर से नीचे आएगा, ओके, मैं ऊपर से नीचे डिस्प्लेसमेंट एरो दे दिया हूं, तो ऊपर से नीचे आने में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा सर, काइनेटिक एनर्जी क्यों बढ़ेगा सर, क्योंकि ऊपर से नीचे आने में ग्रेविटी उसका स्पीड को बढ़ाता जाएगा, स्पीड बढ़ता जाएगा, ऊपर से नीचे आएगा बॉडी का स्पीड बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी घटेगा। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी घटना क्यों है, क्योंकि उसमें से घटेगा, ओके, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी यूज होगा। और करते करते यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूरी स्पीड से उसको टच करेगा ग्राउंड को, ठीक है। तो यही है पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट। पोटेंशियल एनर्जी समझ में, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। फिर से सुनो, पोटेंशियल जब बॉडी नीचे से ऊपर जाता है, जब बॉडी नीचे से ऊपर जाता है तो उसकी मैक्सिमम कुछ स्पीड से मैंने फेंका, जैसे इसको फेंका, दो ये फेंका इसको फेंका मैंने, तो इसकी मिनिमम स्टार्टिंग में इसकी स्पीड मैक्सिमम थी, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। आज जैसे जैसे ऊपर जाता गया स्पीड घटते 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 एक टाइम आएगा स्पीड इसका जीरो हो गया, तो स्पीड घटेगा, काइनेटिक एनर्जी घटेगा। काइनेटिक एनर्जी घटेगा तो वो जो एनर्जी घट रहा है, एनर्जी बर्बाद तो नहीं होना चाहिए, वो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में जमा होगा। वो यानी कि ऊपर नीचे से ऊपर जा रहा है तो काइनेटिक एनर्जी घटता जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता जाएगा, काइनेटिक एनर्जी घटता जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता जाएगा। मैक्सिमम हाइट पे काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा। फिर नीचे आएगा, फिर नीचे आएगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, क्योंकि स्पीड बढ़ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, घटते घटते पोटेंशियल एनर्जी नीचे जीरो हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा। पॉइंट समझ आ रहा है। अब एक चीज समझो, ये जो ग्रेविटी का फोर्स है, ये ग्रेविटी का फोर्स समझना इसको, ये ग्रेविटी का, अब बताओ मैंने बता दिया, तुम सुन बताओ, यहाँ पे ये ग्राउंड पे काइनेटिक एनर्जी कितना है, यहाँ इस हिसाब से सोचो तो ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी आपका जीरो है, और हाइट पे कितना mgh है, इसको मास हो गया g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, h हाइट से गुना कर देंगे, तो ये पोटेंशियल एनर्जी है। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हाइट पर, ठीक है, और ग्राउंड पे जीरो लेवल इसलिए इसको बोलते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना आया सोचो, फाइनल माइनस इनिशियल ये हुआ, फाइनल ये हुआ, तो mgh माइनस जीरो हो जाएगा। सोचो क्या हो जाएगा, सुनो अच्छा से, एक चीज समझना है, मैं एक चीज अभी बताता हूँ, अभी समझ में आ जाएगा आप लोगों को, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये फाइनल, ये इनिशियल बोल दो, इस केस के लिए नहीं, और फाइनल हो गया ये पोटेंशियल एनर्जी। आपको पता है कि वर्क डन जो होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है, ये पता है आपको, ये बात हम लोगों ने पढ़ा था। और आप बताओ, जैसे जैसे बॉडी ऊपर जाता जाएगा फोर्स लगेगा उस पर, उसकी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, बढ़ती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, घटेगी। ओके, ध्यान देना अच्छा सा। तो वर्क डन जो होगा, वर्क डन जो ऊपर जाता जाएगा, तो वर्क डन कैसे निकलेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी निकालो। यू फाइनल आपके पास क्या है, mgh, ध्यान दो, और यू इनिशियल क्या है आपके पास, बताओ। यू इनिशियल जीरो है, क्योंकि स्टार्टिंग में उसके पास कोई हाइट ही नहीं था, हाइट रहेगा तभी पोटेंशियल एनर्जी आएगा। ओके, अब बताओ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालो। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलता है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ओके, ध्यान देना बात को अच्छा से, फाइनल का बोलो mgh माइनस ई जीरो, mgh आ गया। अब क्या करते हैं, वर्क डन निकालते हैं, ऊपर जाते हुए वर्क डन निकालते हैं। तो वर्क डन किसका, वर्क डन बाय ग्रेविटी का पढ़ेंगे इसको, वर्क डन बाय ग्रेविटी। ग्रेविटी नीचे काम कर रहा है, तो ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, ग्रेविटी नीचे काम कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, तो cos 180 डिग्री हो जाएगा। तो फॉर्मूला लगाओ, फोर्स डिस्प्लेसमेंट इनटू cos 180 डिग्री। क्यों सर 180 डिग्री, क्योंकि ग्रेविटी नीचे काम कर रहा है, वर्क हमेशा ग्रेविटी फोर्स करता है, मैंने बताया था आप लोगों को, ठीक है। वर्क डन बाय द ग्रेविटी, इसको क्या पढ़ेंगे, वर्क डन बाय द ग्रेविटी। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या लिखोगे, mg, क्या लिखोगे mg, डिस्प्लेसमेंट क्या, हाइट h, और cos 180 का वैल्यू कितना होता है माइनस, तो माइनस mgh, बताओ माइनस हो गया, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी माइनस mgh, मतलब क्या हुआ बता तो, mgh। ये mgh किसका वैल्यू है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, समझना बात को मैं जो बोल रहा हूं। ओके, वर्क डन बाय ग्रेविटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वर्क डन बाय ग्रेविटी बोलो तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और कोई वर्क डन किसी का भी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, वर्क कोई भी हो, लेकिन ग्रेविटी का ओके वर्क डन चेंज इन दो पोटेंशियल एनर्जी के नेगेटिव के बराबर है, क्यों mgh का वैल्यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के नेगेटिव के बराबर। नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि जो ग्रेविटी के अगर अगेंस्ट काम करेगा, या ग्रेविटी के मान लीजिए बोलो कि वर्क डन बाय द ग्रेविटी वो नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। ओके, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के नेगेटिव इक्वल होगा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि वर्क डन बाय ग्रेविटी के डायरेक्शन में पोटेंशियल एनर्जी घटेगा। ओके, घटने के चेंज मतलब नेगेटिवली घटेगा, चेंज इन। ओके, तो ग्रेविटी के डायरेक्शन में देखो ना, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ऊपर से नीचे आ रहा है, ग्रेविटी नीचे काम कर रहा है, ग्रेविटी काम कर रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है, आते आते यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा। ओके, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के नेगेटिव के बराबर होगा, बात समझ रहे हो। तो ग्रेविटी
कि ये फेवर की बात हो रही है, उस केस में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के नेगेटिव के इक्वल होता है। ये याद रखना, वर्क डन बाय ग्रेविटी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के नेगेटिव के इक्वल होता है। ये बहुत काम आता है फिजिक्स में 12th क्लास में, मैंने प्रूफ करके बता दिया आपको। आइए, वर्क डन बाय काइनेटिक, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये भी आपको पता होना चाहिए, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था। आइए क्लास में मैंने ये पढ़ाया आपको कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है वर्क डन, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होता है उसका नेगेटिव के इक्वल होता है वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी। अब ग्रेविटी सुना अच्छा से, अब एक इंटरेस्टिंग चीज समझो, जैसे बॉडी ऊपर जा रहा है, सुना, ये बॉडी ऊपर जा रहा है, ओके, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, घट रही है, स्पीड घट रहा है, काइनेटिक एनर्जी घट रहा है, ओके, क्या हो रहा है, घट रहा है। अब घटते घटते सुना, काइनेटिक एनर्जी की स्पीड क्यों घट रही है, क्योंकि ग्रेविटी काम कर रहा है, ग्रेविटी उसकी स्पीड को घटा रहा है, ग्रेविटी उसके स्पीड को घटा रहा है, यानी कि उसकी काइनेटिक एनर्जी को घटा रहा है। अब वो जो घटा रहा है, जो एनर्जी को घटा करके, ग्रेविटी उसकी एनर्जी को जो घटा रहा है, उस एनर्जी को वो पोटेंशियल एनर्जी में जमा कर रहा है, स्टोर कर रहा है, ठीक है, गोडाउन एक तरह का, ओके, उसको जमा कर रहा है। तो जो ग्रेविटी है उसके एनर्जी को चुरा रहा है, बेईमान है, बेईमानी कर रहा है उससे, मैंने बेईमानी नहीं कर सकते हो कि उस एनर्जी को खींच रहा है, मैंने उसकी एनर्जी को खींच रहा है, टान रहा है, मैंने चुरा रहा है एक तरह का समझो, ठीक है, मैंने उससे ले रहा है, एक्सट्रैक्ट कर रहा है, छीन रहा है, ऐसे बोल सकते हो, छीन रहा है। तो ग्रेविटी जो फोर्स है, ग्रेविटी, ये इस पोटेंशियल, इस बॉडी के काइनेटिक एनर्जी को क्या कर रहा है, छीन रहा है। और जब ये वापस, जब वो मैक्सिमम हाइट पे गया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो, पूरा काइनेटिक एनर्जी छीन लिया, ये पूरा छीन लिया। लेकिन जब वो वापस बॉडी ड्यूरिंग डिसेंट, मैं लिख रहा हूं ड्यूरिंग डिसेंट, डिसेंट मतलब नीचे आएगा, ड्यूरिंग डिसेंट, डिसेंट क्या होता है सर, डिसेंट मतलब उतरने का समय, उतरने के दौरान, मैं लिख रहा हूं उतरने के दौरान, उतरने के दौरान, मैं लिख रहा हूं आपको हिंदी में समझाने के लिए, उतरने के दौरान जब उतरेगा तो देखो क्या हुआ, जब बॉडी नीचे से, समझना अच्छा से, जब बॉडी नीचे से ऊपर गया तो ग्रेविटी उसकी स्पीड को घटा रहा था, काइनेटिक एनर्जी उसका कम हो रहा था, यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी को छीन रहा था। जैसे बॉडी मैक्सिमम हाइट पे गया तो उसकी स्पीड जीरो हो गई, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया, टोटल का टोटल काइनेटिक एनर्जी छीन लिया, कौन छीन लिया, ग्रेविटी। लेकिन जैसे वो ऊपर से नीचे आएगा, ऊपर से नीचे आएगा, फिर उसको वो एनर्जी वापस देना शुरू करेगा, क्योंकि उसकी स्पीड बढ़ेगी, इसकी स्पीड बढ़ेगी, ओके, उसकी स्पीड बढ़ेगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो जैसे बॉडी नीचे, ऊपर से नीचे गिरना शुरू होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी उसको वापस करेगा, ग्रेविटी उसकी काइनेटिक एनर्जी को वापस कर देगा, ईमानदारी शो करेगा, माने ईमानदार फोर्स है, ग्रेविटी एक ईमानदार फोर्स है, जितना एनर्जी छीनेगा उसको उतनी एनर्जी वापस कर देगा, चढ़ने के दौरान एनर्जी छीनेगा, उतरने के दौरान एनर्जी उसको वापस कर देगा। तो ग्रेविटी जो है ईमानदार फोर्स है, ग्रेविटी क्या बोलो, ग्रेविटी, ओके, मैं लिख रहा हूं ग्रेविटी, ओके, यानी कि जी, मैं ग्रेविटी फोर्स बोल रहा हूं, ग्रेविटी एक ईमानदार फोर्स है, ईमानदार मतलब ईमानदार को बोलते हैं, ग्रेविटी को बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, इसी का नाम है कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, ये इंपॉर्टेंट चीज मैं बोल रहा हूं, कंजर्वेटिव फोर्स, ईमानदार फोर्स, ईमानदार, ईमानदार मतलब जितना लिया उतना वापस कर दी, ईमानदार फोर्स, ठीक है, बेईमान नहीं है, बेईमान नहीं है ये, बेईमान क्या है मैं बताऊंगा, कौन फोर्स बेईमान है बताऊंगा, फ्रिक्शनल फोर्स बेईमान फोर्स है, वो वापस नहीं करता है, मैं बताता हूं। तो ग्रेविटी की सबसे खास बात यह है सर कि ग्रेविटी कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या होता है, ईमानदार फोर्स, जितना चढ़ने के दौरान जितना एनर्जी वो छीनेगा उतना एनर्जी उतरने के दौरान वापस कर देगा, ओके, ये इंपॉर्टेंट चीज है ये, तो ये चीज समझना है। तो ग्रेविटी दो गौर से, ग्रेविटी एक कंजर्वेटिव फोर्स है, कौन फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स। अब फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है, मैं फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में बताता हूं, एग्जांपल देता हूं आपको। फ्रिक्शनल फोर्स जैसे ये बॉडी है, ये बॉडी, ये बॉक्स है, मतलब इसको मैं घसीट के इधर ले जा रहा हूं, सुनना अच्छा से, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको फोर्स लगा रहा हूं, ओके, जब फोर्स लगाओगे तो तुम जानते हो कि इस बॉक्स के इसके साथ, ग्राउंड के साथ घर्षण होगा, फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन इधर काम करेगा, फ्रिक्शन इधर काम करेगा, डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, मान लो एस डिस्प्लेसमेंट आगे चला गया, बताओ, फ्रिक्शन इधर काम, हमारा फोर्स, हम ये जो लगा रहे हैं मेरा अप्लाइड फोर्स है, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट उधर, फ्रिक्शनल फोर्स इधर, तो फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क डन क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क डन क्या होगा, तो बताओ क्या होगा, एफ एस इक्वल टू क्या होगा, जो भी फोर्स वर्क डन आएगा वो नेगेटिव आएगा, क्यों नेगेटिव आएगा सर, क्योंकि वो क्या बोलते हैं, ये फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट उधर हो रहा है, ओके, डिस्प्लेसमेंट उधर है, फोर्स इधर लग रहा है, तो वर्क डन क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना, फोर्स, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट माइनस लगा दो, माइनस एफ एस, ओके, ये एफ काइनेटिक फ्रिक्शन है, ये काइनेटिक फ्रिक्शन है, मैं लिख रहा हूं एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन यानी कि मोशन में है, इसलिए तो ये फ्रिक्शन हो गया माइनस एफ एस, ओके। अब बताओ ये बॉडी यहाँ जैसे यहाँ आ गया, मान लो यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ आ गया, क्या ये बॉडी वापस, ये जितना एनर्जी इसका छीना है, देखो ना, जैसे ही बॉडी जाता जाएगा इसकी स्पीड घटती जाएगी, क्योंकि फ्रिक्शन काम करेगा, फ्रिक्शन काम करेगा तो इसकी स्पीड घटेगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी को ही कम कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी को कम कर रहा है, एक टाइम आएगा काइनेटिक एनर्जी जीरो कर देगा,
लेकिन क्या ये वापस यहाँ पे आने के बाद ये वापस ये यहाँ पर आएगा तो क्या ये एनर्जी वापस करेगा उसको? नहीं करेगा। अरे फ्रिक्शन फोर्स, ये बॉडी को तुम ये ब्लॉक को तुम खींच रहे हो, खींचते खींचते इसकी स्पीड घटते घटते एक टाइम आएगा स्पीड जीरो हो जाएगी। ठीक है, स्पीड जीरो हो जाएगी, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स इसकी स्पीड को घटा रहा है, यानी कि इसकी काइनेटिक एनर्जी को छीन रहा है। काइनेटिक एनर्जी को छीन रहा है, होते होते यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया। क्या वापस ये बॉडी वापस यहाँ पे आएगा? नहीं आएगा। यानी कि ये फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स बेईमान फोर्स है, उससे बेईमानी कर लिया, एनर्जी उससे छीन लिया, काइनेटिक एनर्जी छीना, लेकिन वापस उसको लौटाया नहीं, ईमानदारी नहीं दिखाया, खयानतदारी किया। अमानतदार नहीं है ये, ईमानदार नहीं, बेईमान है। ओके, तो फ्रिक्शन फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। मैं लिख रहा हूं फ्रिक्शन फोर्स, एफ जो है फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन, ओके मैं लिख रहा हूं फ्रिक्शन इज नॉट, ओके कंजर्वेटिव फोर्स, इसको बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो नॉट कंजर्वेटिव फोर्स, नॉट कंजर्वेटिव फोर्स, तो ये बोलो इज नॉन कंजर्वेटिव, इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ये बेईमान फोर्स है। क्या बेईमान फोर्स है? क्यों सर? क्योंकि ये एनर्जी वापस नहीं किया। ओके, तो फ्रिक्शन फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, माने ये कंजर्वेटिव नहीं है, बेईमान फोर्स है, ईमानदार फोर्स नहीं है, बेईमान है। मैं लिख रहा हूं यहां बेईमान फोर्स, बेईमान पिया, बेईमान फोर्स। उम्मीद करता हूं कि आपको लोगों को समझ में आ रहा होगा बेईमान फोर्स का मतलब क्या हुआ। ठीक है, तो ईमानदार फोर्स क्यों है? ग्रेविटी ईमानदार फोर्स क्यों है? क्योंकि बॉडी ऊपर जा रहा है तो उस जाते हुए उसका एनर्जी को छीन रहा है, जैसे ऊपर से नीचे आ रहा है उसकी एनर्जी को वापस लौटा रहा है। ओके, ईमानदार फोर्स है, इसलिए उसको बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। आज जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, जो भी कंजर्वेटिव फोर्स होता है, मेरी बात समझना अच्छा से, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड ही किया गया है कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट ही आता है किसके लिए? बोलो जल्दी बोलो। पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट ही यूज होता है किसके लिए? कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। ग्रेविटी कंजर्वेटिव फोर्स है। ओके, ऑलवेज रिमेंबर, दिमाग में बैठा लो कि पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट तब आता है, ओके, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव फोर्स ही है जो एनर्जी को वापस करता है। ईमानदार फोर्स है वो, एनर्जी एक बार छीनेगा तो एक बार ले देगा भी। ओके, ग्रेविटेशनल, जैसे कि ग्रेविटी तुमको कंजर्वेटिव फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। मैग्नेटिक फोर्स जो है वो आपको कंजर्वेटिव फोर्स है। ओके, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स जो है कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। स्प्रिंग एनर्जी जो है, स्प्रिंग फोर्स जो है, स्प्रिंग फोर्स वो भी कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, बहुत सारा कंजर्वेटिव फोर्स है। तो लेकिन फ्रिक्शन फोर्स का सबसे अच्छा एग्जांपल है कि फ्रिक्शन फोर्स इज नॉट अ कंजर्वेटिव फोर्स, ये कंजर्वेटिव फोर्स नहीं, बेईमान फोर्स है। ये एनर्जी छीन लेगा, वापस नहीं करेगा, बेईमान है, चोर है। ठीक है, लेकिन ग्रेविटी एक कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही पोटेंशियल एनर्जी टर्म यूज होता है। ऑलवेज रिमेंबर कि पोटेंशियल एनर्जी टर्म इज यूज्ड फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। ऑलवेज रिमेंबर, मैं लिख रहा हूं यहां पे स्टार्ट करके लिख रहा हूं कंजर्वेटिव फोर्स, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी मैं लिख रहा हूं आप लोगों के लिए, पोटेंशियल एनर्जी यू, ओके, यू इज यूज्ड, इज डिफाइंड ओनली फॉर, ओके, कंजर्वेटिव फोर्स। बात खत्म। कंजर्वेटिव फोर्स से रिलेटेड जहां कहीं भी पोटेंशियल एनर्जी की बात होगी, जहां कहीं भी पोटेंशियल एनर्जी की बात होगी, वहां ही आप कंजर्वेटिव फोर्स की बात होगी। कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड किया गया है। ऑलवेज रिमेंबर, सिर्फ ग्रेविटी पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है, जो चार्ज वाला हम लोग पढ़ते हैं, वो भी कंजर्वेटिव फोर्स है। मैग्नेटिक फोर्स होता है वो भी कंजर्वेटिव फोर्स है, और स्प्रिंग फोर्स होता है वो भी कंजर्वेटिव फोर्स है, वो ईमानदार फोर्स है। तो जितने भी कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन होता है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के नेगेटिव के इक्वल होता है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के नेगेटिव के इक्वल, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, ये जो ग्रेविटी फोर्स है, ये ग्रेविटी लग रहा है, ये कंजर्वेटिव फोर्स है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं चाहूं तो आपको लोग के लिए। ठीक है, इसको अलग से लिख लेना। ओके, मैं यहां पर लिख देता हूं आप लोग के लिए, या वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन माइनस नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और भी लिख सकता हूं कंजर्वेटिव, सी मतलब कंजर्वेटिव फोर्स। आप यहाँ ग्रेविटी की बात हो रही थी, ग्रेविटी का मैंने एग्जांपल लेकर आपको समझाया, लेकिन ये कंजर्वेटिव फोर्स कुछ भी हो सकता है, ग्रेविटी भी हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी भी हो सकता है। ओके, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, कई तरह का पोटेंशियल एनर्जी होता है, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का पोटेंशियल एनर्जी होगा तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर ग्रेविटी का पोटेंशियल एनर्जी है तो उसको बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मान लो कि स्प्रिंग का है तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, बहुत सारा पोटेंशियल एनर्जी होता है। ओके, तो जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी वर्ड होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट तब ना आएगा यार, पोटेंशियल एनर्जी कब तुम निकलेगा, तुम सोचो, अपने से दिमाग लगाओ कि बॉडी जैसे मान लो कि ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, तो जैसे ऊपर जा रहा है काइनेटिक एनर्जी घट रहा है। काइनेटिक एनर्जी घट रहा है क्योंकि उसकी एनर्जी को छीन रहा है। कौन छीन रहा है? ग्रेविटी उसकी एनर्जी को छीन रहा है, तो वो एनर्जी को किस फॉर्म में जमा कर रहा है? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में जमा कर रहा है। ओके,
आप जैसे जैसे वो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती जाएगी, जीरो हो जाएगा, मैक्सिमम पर उसकी मैक्सिमम हाइट पे पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, क्योंकि स्पीड जीरो हो गया तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। अब वापस जैसे वो नीचे से ऊपर आएगा तो उसकी एनर्जी को वापस करेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगा और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। ठीक है, तो इसलिए ग्रेविटी आपका क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। ग्रेविटी आपका ये कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि ईमानदार फोर्स है, ये एनर्जी वापस करता है, छीनता भी है तो बाद में वापस करता भी है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड, तब तो पोटेंशियल एनर्जी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। सो ऑलवेज रिमेंबर पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात मैंने बताया आप लोगों को, थोड़ा सा रिपीट करो, समझो बात को कि दो, एक बार मैं और रिपीट कर देता हूं आप लोगों को। चढ़ने के दौरान काइनेटिक एनर्जी घटेगा, क्योंकि स्पीड घट रहा है, तो उसकी स्पीड घटाने वाला कौन है, काइनेटिक एनर्जी घटाने वाला कौन है, ग्रेविटी। ग्रेविटी उसकी काइनेटिक एनर्जी को छीन रहा है, एनर्जी को छीन रहा है और एनर्जी को दूसरे रूप में जमा कर रहा है। ठीक है, जैसे एनर्जी को छीन रहा है, वापस जब वो हाई मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी और उसको एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में जमा कर रहा है, जो छीना हुआ एनर्जी है। ओके, जैसे वो नीचे ऊपर से नीचे फिर आएगा ड्यूरिंग डिसेंट, डिसेंट मैंने डिसेंट में गलती लिख दिया, डिसेंट ES छूट गया। डिसेंट में क्या होगा कि एनर्जी उसको क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी, उसकी स्पीड बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी उसका बढ़ेगा, तो जितना एनर्जी छीना था उसको एनर्जी को वापस करेगा, वो वापस करेगा, पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, तो एनर्जी वापस करेगा, इसलिए ग्रेविटी आपका कंजर्वेटिव फोर्स है, ईमानदार फोर्स है, वो जितना एनर्जी छीनता है वो एनर्जी उतना वापस भी कर देता है। तो ऑलवेज रिमेंबर, आज के बाद आपको कंजर्वेटिव फोर्स में कभी दिक्कत नहीं होगा। कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन कंजर्वेटिव फोर्स हम लोग को पढ़ना है 11th में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये जो ग्रेविटी, ये एनर्जी पढ़ रहा हूं जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, ये डेल्टा यू जो मैंने निकाला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है ये। ओके, और 12th में जो हम लोग पढ़ते हैं चार्ज वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से जो एनर्जी होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, वो भी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के नेगेटिव इक्वल होता है। ओके, ऑलवेज रिमेंबर। उसके बाद स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी होता है। ठीक है, समझ आ रहा है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हुआ, आपको ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ, ग्रेविटी जिसको बोल रहे हैं, और स्प्रिंग फोर्स हुआ, मैग्नेटिक फोर्स हुआ, ये सभी कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स यानी ईमानदार फोर्स, जितना एनर्जी छीनेगा वापस उसको एनर्जी वापस भी कर देगा। लेकिन दो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन है, जैसे कि फ्रिक्शन इज नॉट नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, कि अगर एनर्जी छीनेगा इसका तो ये क्या बोलते हैं, वापस नहीं करेगा, ईमानदार नहीं, बेईमान फोर्स है ये। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये अच्छा लगा होगा। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, तो ये हो गया आप लोगों का। ठीक है, तो अब हम लोग क्या क्या पढ़े, पोटेंशियल एनर्जी क्या पढ़े बता दो। वो पोटेंशियल एनर्जी को यू से लिखा जाता है, mgh होता है इसका फॉर्मूला, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी हो गया mgh, हाइट होगा तो पोटेंशियल एनर्जी होगा। अब पोटेंशियल एनर्जी का जो टर्म है वो केवल कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइंड है, मैंने बता दिया आप लोगों को। कुछ खास बात सुन लो अच्छा से, इंपॉर्टेंट, मैंने क्या बोला था, इंटरेस्टिंग बात सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं। फिर से मैं एग्जाम्पल वगैरह लूंगा कि ये बॉडी m है, इसको u इनिशियल वेलोसिटी से फेंका गया है, अब वापस इस हाइट मैक्सिमम हाइट पर गया, इसका स्पीड 0 हो गया। ओके, चलो ये हाइट h है, मैं आप लोग बता रहा हूँ, समझना, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। ओके, तो बताओ ये चीज़ बताओ, मैंने पहले आप लोग बताया कि इस पर ग्रेविटी काम कर रहा है, mg, जिसको mg बोलते हैं। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी मैंने आपको अभी प्रूफ करके आपको बताया अभी, वर्क डन बाय ग्रेविटी। ओके, कितना बोला मैंने, माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा, माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा, याद रखना बात को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के नेगेटिव इक्वल हुआ। नेगेटिव मतलब क्या हुआ कि जैसे ग्रेविटी फोर्स के अलोंग चलोगे, ग्रेविटी फोर्स के फेवरेबल में चलोगे तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, उल्टा उसके अलोंग चलेगा, घटेगा। जैसे मान लो ऊपर से नीचे आया तो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, ऑलवेज रिमेंबर। आज जब काइनेटिक एनर्जी घटेगी तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। ओके, ऑलवेज रिमेंबर। ओके, तो चेंज इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ग्रेविटी क्या करता है, उसकी एनर्जी को क्या बोलते हैं, जैसे ग्रेविटी है ना, काइनेटिक एनर्जी को घटाएगा पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाएगा, अपोजिट होता है एक दूसरे का, इसलिए नेगेटिव के बराबर होता है। ओके, ये याद रखना, चेंज इन नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी के नेगेटिव इक्वल होता है, या इसके बदले में ज्यादा उचित रहेगा लिखना, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के एग्जांपल मैं दे रहा हूं, कोई कंजर्वेटिव फोर्स, कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स केवल ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, ग्रेविटी कंजर्वेटिव फोर्स तो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स है। ओके, समझा, आपको मैग्नेटिक फोर्स भी आपको कंजर्वेटिव फोर्स है, तो मैं बता रहा हूं। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा, ये ज्यादा उचित लिखना है। इसको क्या पढ़ोगे, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। उसके अलावा मैं एक बात बता रहा हूँ, जैसे मान लो ये इस बॉडी पे, मान लो कि मैंने इसको, मैं उठा के इसको ऊपर ले जा रहा हूँ, उठा के ले जा रहा हूँ। ओके, मैं उठा के ले जाऊंगा तो उसको बोलेंगे एक्सटर्नल एजेंट, मैं काम करूंगा तो उसको बोलोगे एक्सटर्नल एजेंट। मैं लिख रहा हूँ, सुनो, तो उठा के ऊपर ले जाओगे, सुनो, तो मैं फोर्स लगा रहा हूँ ऊपर, मैं जो फोर्स लगा रहा हूँ उसको एफ बोलोगे, ऊपर जो लग रहा है, और जो क्या इस बॉडी पे नीचे लग रहा है ग्रेविटी है। तब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, मैं लिख रहा हूं वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल
एजेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को कंफ्यूजन होता है। एक्सटर्नल एजेंट बोलो या एक्सटर्नल फोर्स बोलो, दोनों चलेगा। तो क्या होगा, फोर्स भी ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हो रहा है, तो क्या होगा, प्लस mgh होगा इसका। क्या फोर्स क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स हो गया mg, एफ एम जी के इक्वल होगा। इस तरह ले जाना कि एफ का वैल्यू mg के क्या हो, इक्वल हो, ऐसे करके उठा के ले जाना। तो एफ का वैल्यू mg के इक्वल होगा, और h तो फोर्स भी ऊपर लग रहा है, हाइट डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हो रहा है, तो फोर्स का वैल्यू mg रख देंगे, मैग्नीट्यूड में एक सेम होना चाहिए, तो mgh। ओके, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट mgh। अब वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालो, ग्रेविटी, ग्रेविटी का फोर्स नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, तो 180 डिग्री यानी कि माइनस अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है ना। दो, मैं जो फोर्स लगा रहा हूँ, एक्सटर्नल जो फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल एजेंट, वो ऊपर क्यों लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हो रहा है, इसलिए इसका आंसर आया प्लस mgh। अब ग्रेविटी कितना लग रहा है, नीचे, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर, तो वर्क डन क्या होगा, mgh माइनस mgh। ओके, अब बताओ दोनों में क्या फर्क है, दोनों में देखो अच्छा समझना। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ओके, ऑलवेज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, यानी ग्रेविटी फोर्स। ग्रेविटी से अच्छा लगना है कि कंजर्वेटिव बोल लो, अच्छा रहेगा, ये 12th में काम आएगा। तो एक्सटर्नल चेंज क्या बोलते हैं, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को अक्सर गलती होता है, कंफ्यूजन होता है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स का नेगेटिव। कंजर्वेटिव फोर्स का पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल है, बताओ, नेगेटिव के बराबर है, तो नेगेटिव यहां पर रख दो, नेगेटिव। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ओके, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, माइनस माइनस रखो यहाँ पे, वर्क डन बाय नेगेटिव रखो, माइनस डेल्टा यू, माइनस डेल्टा यू माइनस डेल्टा यू प्लस हो जाएगा, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू डेल्टा यू। बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएगा आपको, बच्चे को बहुत कंफ्यूजन होता है, मैं बता रहा हूं आपको, समझे, ये इंपॉर्टेंट है। एक्सटर्नल एजेंट क्या हुआ, हम जो फोर्स लगा के उसको ऊपर ले जा रहे हैं, तो उसको बोलेंगे एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड वो ग्रेविटी के इक्वल ही होना है, ओके, ग्रेविटी के इक्वल ही रखना है, इस तरह ले जाना है, ओके, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ओके, वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा, लेकिन वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, सॉरी कंजर्वेटिव फोर्स, वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के नेगेटिव के इक्वल होगा। ये दोनों फिजिक्स में काम आता है, बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि कहा सर क्या बोल रहे हैं। तो कंजर्व एक्स्ट्रा, हम लोग जो भी वर्क डन निकालते हैं, वर्क करते हैं, हम लोग वर्क नहीं करते इस पे, तो वो अपना एनर्जी खर्च करके उसको ऊपर ले जाते हैं, तो हम लोग ये एक्सटर्नल एजेंट का निकालते हैं वर्क डन। तो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन जो होता है, वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है, माइनस नहीं करना है इसमें। और कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन होता है, वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के नेगेटिव इक्वल होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ओके, याद रखना बात को, ठीक है। और यहाँ पर से एक और बात समझो, दोनों फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स और ग्रेविटी फोर्स अपोजिट है, तो एक्सटर्नल फोर्स, ओके, ग्रेविटी फोर्स यानी कंजर्वेटिव फोर्स एक दूसरे के अपोजिट और इक्वल होगा, ये याद रखना। एक्सटर्नल फोर्स और इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है, वर्क डन अपोजिट इसलिए आया, ठीक है, ये भी याद रखना कि एक्सटर्नल फोर्स और कंजर्वेटिव फोर्स एक दूसरे के मैग्नीट्यूड में इक्वल होना चाहिए, और दोनों डायरेक्शन क्या होना चाहिए, अपोजिट, तभी तो ऐसा हुआ है, ठीक है। तो याद रखो, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के चेंज के इक्वल होगा, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट का पड़ेगा उसको, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। तो जैसे जैसे हम लोग फोर्स लगाते जाएंगे तो हम उस पर काम करेंगे, हम लोग जो काम करेंगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, समझा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। हम जो काम करेंगे इसमें तो ये क्या होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी तो घटेगी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। हाइट बढ़ रहा है, हाइट बढ़ रहा है, हाइट बढ़ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है। तो दो वर्ड से देखो, वर्क हम काम करेंगे, एक्सटर्नल कोई काम करेगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन जो ये वर्क करेगा, कंजर्वेटिव फोर्स काम करेगा, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, घटेगी। मैंने लिखा ना, कंजर्वेटिव फोर्स के अगर अलोंग चलोगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, क्यों, नेगेटिव है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूँ। और अगर हम लोग एक्सटर्नल एजेंट की बात करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी बढ़ेगी, मैक्सिमम हाइट हो जाकर उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ओके, तो इसको नोट कर लो, अच्छी बात है। उसके बाद सुनो अच्छा से, कुछ खास बात और सुन लो, मैं बता देता हूँ आपको, इंटरेस्टिंग बात, ओके, इंटरेस्टिंग बात है बहुत, स्टार्ट देकर मैं लिख रहा हूँ, ओके, सुनो अच्छा से। जैसे मान लो ये बॉडी है, इस मास को एम मास को उठा करके मैं, ओके, ये मान लो कि मैं इसको उठा करके, ऊपर था, इसको उठा के मैक्सिमम हाइट तक ले गया, मैक्सिमम एच हाइट तक ले गया, लो एच हाइट तक, मान लो ये ए है, ये बी पर था स्टार्टिंग में, चलो ये एच हाइट तक मैंने ले गया, तो बताओ पोटेंशियल एच हाइट तक मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। यहाँ पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो थी, वहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या जीरो लेवल है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, प्लस mgh, प्लस ना लिखकर छोड़ दो, खाली mgh लिख दो, mgh होगा, कितना होगा, mgh। अब मान लो मैं ऐसे करके ना ले जाऊँ, इसी बॉडी को मैं उठा करके, पहले इस बॉडी को उठा के ऐसे ले जाऊँ, ओके, ध्यान देना, ऐसे ले जाऊँ, ऐसे ले जाऊँ, वापस ऐसे, वही हाइट तक मैं ले गया हूँ, देखो कितना पास ले गया, सुना अच्छा से, मेरी इंपॉर्टेंट समझो। मैं इस रास्ते से मैंने क्या किया, इसको सीधे उठा के ऐसे ले गया, इस बॉल को सीधे इस एच हाइट तक ले गया, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, mgh। अब मैं क्या करूँ, ये h1 है, ये s2 है, ये s2 है, नाम देता हूँ a c d, ये e और ये b तक मैं यहाँ ले गया, चलो b तक, इसको a कर दो, इसको b कर दो, चलो समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। ये h1 है, ये s2 है, ये हाइट h1 है, ये s2 है, टोटल हाइट यहाँ से ले h टोटल है, ओके। अब बताओ मैं ऐसे ले गया, ऐसे ले गया,
ऐसे ले गया, वापस यहाँ ला करके छोड़ दिया, उतनी हाइट तक, ओके उतनी हाइट तक, हाइट उतना ही होना चाहिए। चलो चलो यहीं तक मैं उठा के लाया, बी तक, ठीक है। आप समझो, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बताने वाला हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बताओ एसी के अलोंग कितना होगा, एसी के अलोंग कितना होगा टोटल, मैंने इसके ई वाला केस में निकालो तो, मैंने इसको नीचे लिख रहा हूँ, पहले यहाँ पर लिख देता हूँ, इसका यू बराबर हो गया mgh, चलो इसका निकालो, चलो यू टोटल ए बी निकालना है, ओके इसका ये टोटल हो गया ए बी तक, इसका निकालो ए बी का, इसका ए बी निकालो तो क्या होगा दूसरा वाला फिगर से, पहले लिख दो यू ए बी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बी, ओके ए बी पॉइंट ए और बी के बीच में, बिटवीन ए एंड बी, mgh। अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ई किसके लिए, फिगर 1 के लिए, फिगर 1 के लिए, फ्रॉम 1 मैं लिख रहा हूँ, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है, फ्रॉम 1 फिगर 1 में, ठीक है, ये नोट कर लेना अच्छा से, नोट का बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद मैं इसकी बात कर रहा हूँ फिगर 2 में, चलो फिगर 2 की बात करता हूँ, फिगर 2 है, चलो फ्रॉम फिगर 2, तो यू भी निकालो, कैसे निकालोगे फिगर में, तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी वो निकालो, तो क्या लिखोगे यू ए सी, क्या लिखोगे यू ए सी, फिर सी डी का निकालो यू सी डी, ओके, फिर उसके बाद क्या करोगे, ओके हाँ चलो ठीक है, वर्क डन कर दो ना, वर्क डन भी बोल सकते हो mgh, चलो वर्क डन कर दो ना, अच्छा रहने दो, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ओके वर्क डन कर दो, वर्क डन की बात कर रहा हूँ मैं, चलो वर्क डन mgh, ऊपर उठा के ले जा रहा हूँ mgh, चलो mgh वर्क डन की बात कर रहा हूँ मैं, वर्क डन टोटल वर्क डन, mgh की बात निकाल लेंगे, चलो वर्क डन निकालो, तो वर्क डन बाय अलॉन्ग ac, ac निकालो, फिर वर्क डन अलॉन्ग, ओके सी डी, वर्क डन अलॉन्ग डी कर दो, इसको डी कर दो, समझो अच्छा से, बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ मैं, वर्क डन अलॉन्ग डी, ओके आराम आराम समझना, नहीं समझा तो दोबारा वीडियो देख लेना, वर्क डन अलॉन्ग बी या ई बी कर दो, ई बी, चलो ई बी, जैसे जैसे मैं ले गया हूँ उससे, ठीक है। तो ये इसका वर्क डन क्या होगा, बॉडी उठा के मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, कितना हाइट तक ले गया, एच हाइट तक, तो इस पर ग्रेविटी काम करेगा mg इंटू एच, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो एक्सटर्नल एजेंट का मैं वर्क डन निकाल रहा हूँ, तो ये mgh आया, कितना आया mgh। चलो अब एसी का निकालो वर्क डन, बताओ क्या होगा वर्क डन, इसमें क्या होगा mgh1, क्योंकि देखो ना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, सुना बॉडी का डिस्प्लेसमेंट उधर हो रहा है, फोर्स भी ऊपर उधर काम कर रहा है, ओके लो ना, तुम ग्रेविटी का निकाल लो, ग्रेविटी का ही निकालो तुम, इसका एक्सटर्नल का बात नहीं मत करो, ग्रेविटी का निकालो, -mgh आया, कितना आया -mgh आया, मैंने ग्रेविटी नीचे काम कर रहा है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ऊपर माइनस लगा दिया, चलो अब इसमें क्या, ग्रेविटी नीचे काम कर रहा है, अब डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा था, -mgh1, चलो ठीक है, h1 क्यों, हाइट h1 है। अब सी में देखो, सी में ऐसे हो रहा है और ग्रेविटी नीचे काम कर रहा है, एंगल 90 डिग्री है, 90 डिग्री पे वर्क डन 0 होता है, 90 डिग्री पे वर्क डन 0 होता है, याद करो उसको आप लोगों को, तो सी का वर्क डन 0, सी का वर्क डन 0, h2 का बोलो -mgh2, ओके, और डी बी का है, बी बॉडी को और यहाँ से यहाँ तक लाओगे तो ग्रेविटी नीचे काम करेगा और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है 90 डिग्री, 90 डिग्री का केस में 0 किलो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या हो गया -mgh कॉमन ले लो, h1 h2, h1 प्लस h2। अब बताओ तुम फिगर से देखो तो h1 प्लस h2 किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल नहीं है, मैंने h के इक्वल नहीं है, देखो तो h के इक्वल है। तो देखो इस पाथ से ले गए वर्क डन -mgh आया, इस पाथ से ऐसे घुमा फिरा के ले गए, तब भी वहीं पर उठा के ले गए, वहीं तक ले गए हैं, ओके, लेकिन वर्क डन उतना ही आया। यानी कि इसका मीनिंग क्या हुआ, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, इंपॉर्टेंट चीज है, वो हमेशा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करेगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं लिख रहा हूं वर्क डन, ओके, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, मैं लिख रहा हूं यहां पे कंजर्वेटिव फोर्स डज नॉट डिपेंड ओके ऑन ऑन पाथ, बात खत्म, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, ओके, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, किस पर डिपेंड करेगा, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगा, ओके। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, पाथ पे डिपेंड, किस पाथ से आप ले जा रहे हो बॉडी को, वर्क करा रहे हो, उस पर डिपेंड नहीं करेगा, वो सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगा। देखो ना यहां से यहां तक गया तो तब भी वर्क डन -mgh, ग्रेविटी का वर्क डन निकाल रहे हैं, क्यों, ग्रेविटी किधर काम करेगा, ग्रेविटी नीचे काम करता है mg, ओके, और डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है इसलिए माइनस लगाया -mgh, mgh क्यों सर, ग्रेविटी mg होता है, डिस्प्लेसमेंट h है, ओके, माइनस लगा दिया क्योंकि cos 180 का वैल्यू माइनस होता है। उसके बाद मैंने इस पाथ से मैं ले जा रहा हूँ, ऐसे ले जा रहा हूँ, वहीं तक उठा के ले गया, लेकिन पाथ घुमा फिरा के ले गया, तो पाथ लेकर गया तो एसी का वर्क डन निकालो, सी का अलग निकालो, डी का अलग निकालो, बी का सबको जोड़ दो, वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है, सबको ऐड कर दो, ओके। तो एसी का वर्क डन क्या होगा, -mgh1, क्योंकि वर्क डन ग्रेविटी नीचे काम करेगा, इसका डिस्प्लेसमेंट h1 है, और सीडी में दो डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, ग्रेविटी का फोर्स नीचे लगा काम कर रहा है 90 डिग्री, 90 डिग्री के केस में क्या हो जाएगा 0,
तो जीरो लिख दिया। फिर मान लो डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, अब ग्रेविटी नीचे काम, तो माइनस एम जी एच टू। इस केस में देखो डिस्प्लेसमेंट इधर और ग्रेविटी नीचे 90 डिग्री, जीरो, इसलिए माइनस एम जी कॉमन ले लो, एच वन प्लस एच टू, एच वन प्लस एच टू किसके इक्वल है, एच के इक्वल है, तो एच हो गया। तो देखो वर्क डन ए से बी ले गया डायरेक्टली, तब भी माइनस एम जी एच था वर्क डन, और जब मैं ए से सी, सी से डी, डी से ई, बी तक ले गया, पाथ कोई भी ले लिया, तब भी वर्क डन उतना ही आया, सेम ही वर्क डन आया। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, पाथ पे डिपेंड नहीं करता कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट काम पड़ता है ये बहुत काम आता है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन भी पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। ऑलवेज रिमेंबर, इसको नोट कर लो। चलो मैं और कुछ बात बताता हूँ, इसको नोट कर लो। चलो स्क्रीनशॉट लो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो। ओके ले लो, थोड़ा वीडियो बड़ा हो रहा है लेकिन मैं पूरा बात बता रहा हूँ। मिटाओ इसको, मिटाओ। ओके चलो स्क्रीनशॉट ले लिया, वीडियो पॉज करो, वीडियो पॉज करो। चलो हो गया, मिटा रहा हूँ मैं इसको। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, एक एक बात को ना समझ में आए ना तो वीडियो दोबारा देख लेना, थोड़ा फिर से देखना, सुनना, एक एक बात को मैंने 50 बार बोला है। ओके ठीक है, चलो उसके बाद इसको रहने दो। दूसरा बात सुनो, हैशटैग हो गया, एक दूसरा हैशटैग देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, हैशटैग 01 कर देना इसको। ओके हैशटैग 02 सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझाता हूँ आपको अच्छा से। सुनो, मान लो एक चीज़ समझना कि जैसे मान लो कि एक पाथ में ले रहा हूँ, एक पाथ ऐसे करके, चलो ठीक है ध्यान दो। ये मान लो कि ये एक स्क्वायर है, मान लो स्क्वायर ही मान लेता हूँ आपको समझाने के लिए, ये स्क्वायर है, स्क्वायर है, ऐसे करके लो यहाँ तक, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है। अब कोई बॉडी को मैं मूव कर रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, ओके ए बी सी डी तक, फिर डी से ई तक, ए तक आ गया, तो मुझे वर्क डन चाहिए टोटल, इस पाथ कहलाऊं पूरे वर्क डन। कोई बॉडी को मैं मूव करा ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे, चलो तब वर्क डन बाय ग्रेविटी चाहिए। मान लो बॉडी एम है, मान लो एम मास का बॉडी, मैं उसको मूव करवा रहा हूँ, इसके अलॉन्ग करवा रहा हूँ, ठीक है। चलो तो क्या होगा, वर्क डन बाय, सोचो वर्क डन बाय, ओके टोटल निकालना है, टोटल वर्क डन निकालना है। तो टोटल वर्क डन अगर निकालना है तो क्या करोगे, वर्क डन पहले इस पाथ का निकालो, इस पाथ का वर्क डन ए बी, ओके इस पाथ का निकालो बी सी, वर्क डन बी सी, इस पाथ का निकालो वर्क डन सी डी, सी डी डी है, वर्क डन सी डी, ओके फिर इसका पाथ निकालो वर्क डन ए डी या डी ए लिख दो, टी ए। अब बताओ ए बी का वर्क डन क्या होगा, ए बी में देखो तो डिस्प्लेसमेंट इधर है, अब ग्रेविटी का फोर्स नीचे काम कर रहा है, यानी कि 90 डिग्री, यानी वर्क डन ए बी का जीरो, ठीक है। 90 डिग्री के केस में वर्क डन जीरो होता है। उसके बाद ये ऊपर जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट नीचे है, तो माइनस एम जी एच की जगह एक्स लिख देता हूँ, ठीक है। चलो फिर सुना अच्छे से, ये ऐसे जा रहा है, सुनो ऐसे जा रहा है और ग्रेविटी नीचे काम कर रहा है, तो जीरो, ठीक है। और इधर देखो ई वाला में डिस्प्लेसमेंट नीचे है और ग्रेविटी भी नीचे है, तो प्लस एम जी एक्स, प्लस एम जी एक्स। देखो यहाँ पे एम जी एक्स माइनस क्यों आया, यहाँ पे क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है और ग्रेविटी नीचे काम कर रहा है, तो माइनस लगा देना, माइनस एम जी एक्स, ओके। लेकिन यहाँ पर ये दोनों में तो केस में जीरो ही होगा, क्योंकि 90 डिग्री ऐसे जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री नीचे कर रहा है ग्रेविटी काम, यहाँ पर भी ऐसे आ रहा है, ग्रेविटी नीचे काम 90 डिग्री केस में वर्क डन जीरो होता है। ऑलवेज रिमेंबर, ओके। कि फॉर्मूला क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा लोगे तो डिस्प्लेसमेंट कुछ भी लगा दो, कॉस थीटा का वैल्यू 90, कॉस 90 का वैल्यू जीरो होता है, इसलिए ठीक है, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। ओके मास को मैं घुमा रहा हूँ। अब बताओ मास एम का है बॉडी, चलो ठीक है। अब बताओ एम जी एक्स क्या हो जाएगा, अभी ये एम जी एक्स कैसे नीचे प्लस हो गया सर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है और ग्रेविटी भी नीचे काम कर रहा है, सेम डायरेक्शन में प्लस हो जाएगा, क्योंकि कॉस 0 1 होता है, ठीक है। तो इसलिए देखो गौर से, तो एक क्लोज पाथ के अलॉन्ग वर्क डन जीरो होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट कि वर्क डन, ओके वर्क डन, ओके वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ओके ये कंजर्वेटिव फोर्स याद रखना बात को, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ओके अलोंग या इन ए क्लोज पाथ, इन ए क्लोज पाथ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्लोज्ड पाथ इज जीरो, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी क्लोज पाथ, कोई जरूरी तो मैंने स्क्वायर ले लिया, कोई भी शेप ले लो, मतलब ये शेप ले लिया मैंने, इससे घूमकर वापस यहाँ से यहाँ तक, फिर वापस घूम के यहाँ तक लाया, वर्क डन करवाया, तो जीरो आंसर आएगा। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन अ क्लोज पाथ इज जीरो। मान लो कि मैंने ऐसे घुमाया, ऐसे घुमा के ले गया, लो घुमा के ऐसे ले गया, वापस इसको घुमा के ऐसे लिया, घुमा के लो ऐसे गए, अब वापस घूम के यहाँ तक आ गया, ओके। क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, ऐसे भी सोच सकते हो, क्योंकि वर्क डन मैंने बोला है कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, किस पाथ से वो चला है उससे मतलब नहीं है मुझे, ओके। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो गया, नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो, इसलिए वर्क डन जीरो आया, ऐसे भी सोच सकते हो, ठीक है। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है वर्क डन। अब वर्क डन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्क डन से काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की बात होती है। जब भी हम कोई बॉडी पे वर्क करते हैं, यानी उसके एनर्जी को हम लोग बढ़ा रहे होते हैं या घटा रहे होते हैं, ओके। वर्क दे रहे होते हैं, जैसे हम एक्सटर्नल एजेंट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उसका एनर्जी बढ़ रहा होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, एनर्जी से रिलेटेड बात हो जाती है, वर्क डन का एनर्जी से रिलेट हो जाता है,
इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये पाथ हो या ये पाथ हो, कोई पाथ हो, सब में वर्क डन जीरो होगा अगर क्लोज पाथ है, कंटिन्यूअस क्लोज पाथ है, चाहे कोई शेप हो। मान लो ऐसे 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 शेप है, ऐसे ऐसे, इसके अलावा मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालना होगा, मैंने वर्क डन निकालना होगा, तब भी जीरो करोगे। तो टोटल वर्क डन ओके बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन ए क्लोज पाथ इज जीरो। उसके इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करे, पाथ से कोई मतलब नहीं है, किस तरीके से वो चल रहा है, किस तरीके से हम फोर्स डिस्प्लेसमेंट करवा रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। वर्क डन हमेशा जीरो होगा क्लोज पाथ में कंजर्वेटिव फोर्स का, ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो इसको नोट कर लो, ये 2 पॉइंट हो गया कि कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन अलोंग पाथ के अलोंग, एक क्लोज पाथ के अलोंग ओके, कोई भी पाथ कैसा भी शेप का हो उसका जीरो होता है, वो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। चलो इसको नोट कर लो, चलो स्क्रीनशॉट का मौका देता हूँ, नोट कर लो, हो गया ये। अब छोटी छोटी बात सब बच गई है, अब मैं बता देता हूँ ओके। चलो इसके बाद छोटी बात, एक और छोटा सा बात बताता हूँ, मिटा दूँ, चलो हो गया खत्म। उसके बाद #03 सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड एक और बात बताता हूँ मैं। वर्क डन के बारे में हो गया ये सब। अब पोटेंशियल एनर्जी, मैंने बोला ना पोटेंशियल एनर्जी टर्म जो है वो पोटेंशियल एनर्जी टर्म केवल कंजर्वेटिव फोर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कंजर्वेटिव फोर्स किसको बोलते हैं? ईमानदार फोर्स को, याद करो, ठीक है। चलो अब मैं बोलूँ आपको, चलो मैं एक स्प्रिंग लेता हूँ, स्प्रिंग सुना अच्छा से, ये स्प्रिंग है, ठीक है। चलो अभी ये नेचुरल स्टेट में है, ना तो इसमें कोई कंप्रेशन है, ना तो कंप्रेस किया गया, ना तो कोई स्ट्रेच, माने कोई, ना तो ये माने इसको मैंने नेचुरल स्टेट में, ना तो ये दबा हुआ है और ना ही खिंचा हुआ है, ना तो स्ट्रेच किया हुआ है, ना तो कंप्रेस किया हुआ है, नेचुरल स्टेट में है। अब मैं इसको कंप्रेस कर दूं, मान लो मैं तुमको क्या कर रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा बड़का डंडा लेता हूँ, चलो समझाने के लिए, समझना इसको ओके। मैं इसको दबा दूँ, लो दबा दिया, लो कितना दब गया, माने कि इसकी नेचुरल स्टेट सुनो, नेचुरल स्टेट कहाँ तक था, ये नेचुरल स्टेट है, माने ये इसका ओरिजिनल है ओके। चलो ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल है, इतना दब गया, इतना दबा दिया मैंने इसको, यहाँ से ये ओरिजिनल हो गया, नेचुरल स्टेट बोल सकते हो। एक्स दबा दिया मैंने, एक्स इसको दबा दिया तो क्या, मैंने इस पर वर्क किया तो इसमें एनर्जी आ जाएगा, जमा हो जाएगा। मैं जो वर्क करूंगा ना, जो हम इसको स्प्रिंग को दबा करके हम छोटा कर देंगे, दबा के ताकत लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाएंगे ना तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी जमा हो जाएगा ओके, पोटेंशियल एनर्जी जमा हो जाएगा। अब जैसे इसको मैंने दबा के यहाँ मान लो फिक्स कर दिया, मान लो मैंने यहाँ इस पॉइंट पे फिक्स कर दिया इसको, ठीक है। मान लो ये पॉइंट पे यहाँ पर ए पॉइंट पे चला आया, ठीक है जी, ये बी पॉइंट है, मान लो ये बी पॉइंट बंधा हुआ है, और यहाँ पर तो एक्स का वैल्यू जीरो है, इस केस में जीरो है, नेचुरल स्टेट है, नेचुरल स्टेट यानी ना तो कोई कंप्रेशन, यहाँ पे क्या किया मैंने, कंप्रेस कर दिया, कंप्रेशन बोल सकते हो, कंप्रेस कर दिया, एक्स डिस्प्लेसमेंट आगे उसको धकेल दिया, ये नेचुरल स्टेट में है। नेचुरल स्टेट मतलब क्या हुआ कि इसमें कोई कंप्रेशन नहीं है, और इसको मैं आपका कर रहा हूँ और दबा दे रहा हूँ, सुना अच्छे से, और दबा दे रहा हूँ, सुना अच्छे से, जैसे सुनो, एक इसको और दबा दे रहा हूँ, और दबा दे रहा हूँ, इतना दबा दिया, लो थोड़ा और ज़्यादा दबा दिया, लो यहाँ तक ये मैंने मान लो कि डिस्प्लेसमेंट वाई हो गया, मान लो और ज़्यादा दबा दिया, एक्स कम डिस्प्लेसमेंट, ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट है। अब बताओ ये इसका नाम मैं देता हूँ सी, इसका नाम देता हूँ मैं डी, चलो सी डी ओके, जो भी है, ये बी पॉइंट पर है। अब बताओ ज़्यादा किस में दबाए हो, इसमें ज़्यादा दबाए हो किस में, ये मान लो यहाँ पे लेस कंप्रेशन हो रहा है, लेस कंप्रेशन है, यहाँ पर जो मैं किया हूँ इस केस में मोर कंप्रेशन है, ज़्यादा कंप्रेशन हुआ है, ज़्यादा मैंने दबाया। क्यों सर, क्यों समझ में ज़्यादा दबाया, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट कम हुआ है, इसमें डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हुआ है, तो ज़्यादा एनर्जी इसमें, पोटेंशियल एनर्जी इसमें ज़्यादा होगा, किसमें पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगा, पोटेंशियल एनर्जी इसमें ज़्यादा होगा, क्योंकि ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो एक्स का वैल्यू छोटा है वाई से, इसलिए ये जो पोटेंशियल एनर्जी है यू इसका, इस सिस्टम का यू ए बी के पोटेंशियल एनर्जी कम होगी यू सी डी के पोटेंशियल एनर्जी के, इसमें ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगा, इसमें कम पोटेंशियल एनर्जी होगा। इसका पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो है, कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, जब तक कि उसमें कंप्रेशन या स्ट्रेच भी कर सकते हो, खींच भी सकते हो, तब भी पोटेंशियल एनर्जी आएगा ओके। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्प्रिंग एनर्जी में भी पोटेंशियल एनर्जी होता है, क्योंकि ये स्प्रिंग फोर्स जो होता है ना वो आपको कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ऑलवेज रिमेंबर। अब एक चीज समझो यहाँ पे इसकी अब एक चीज समझना, बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ मैं। ये बताओ, मैं तुमको बोलूंगा कि जो पोटेंशियल एनर्जी मिला है ये पॉइंट ए पर जमा हो गया कि पॉइंट बी पर जमा हो गया, मैंने इसको दबाया ना जी, कंप्रेस किया, तो बताओ कि इस स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी ए पॉइंट पे जमा हुआ कि बी पॉइंट पे जमा हुआ, बोलो इसमें बताओ, सी पे जमा होगा डी पे जमा, इसमें तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। मान लो इसमें पोटेंशियल एनर्जी 60 जूल था, एग्जांपल मान लो 60 जूल है, 60 जूल है, अब मान लो इसमें पोटेंशियल एनर्जी जो है, मान लो इस केस में मैंने किया, इसमें इस केस में 100 जूल है। क्यों ज़्यादा हो गया सर इसमें, क्योंकि कंप्रेशन ज़्यादा हुआ है, ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा, ज़्यादा दबाओगे, ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी जमा होगा, ठीक है। चलो अब बताओ, मैं तुमसे पूछूंगा, बताओ इसकी पोटेंशियल एनर्जी 60 जूल है, वो ए की है कि बी पॉइंट की है, जल्दी बताओ।
तो आप बोले सर एक पॉइंट किया, बोले हम बोलेंगे इसकी 100 जूल के जो पोटेंशियल एनर्जी जमा हुई है किस पॉइंट पर, सी पे कि डी पे है। तो पहली बात ये समझो इंपॉर्टेंट चीज कि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है ना वो किसी पॉइंट का नहीं होता, पूरे सिस्टम का होता है। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज, अभी समझाता हूँ अभी अच्छा से। पोटेंशियल एनर्जी ये लास्ट टर्म है, वो टॉपिक खत्म हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी ओके इज डिफाइंड, जैसे मैंने बोला ना कि पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन किया था कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, उसी तरह पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड फॉर ओके सिस्टम। सिस्टम के लिए डिफाइन किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सिस्टम के लिए डिफाइंड होता है, बहुत आपको कहोगे सर कि इसका मीनिंग क्या हुआ, जब पोटेंशियल एनर्जी जमा हुआ तो कुछ एनर्जी होगा तो काम कर सकता है। तो देखो मान लो मैंने इसको इस इंट को फिक्स कर दिया, इस इंट को फिक्स कर दिया, यहाँ पे मैंने क्या बोलते हैं बंदूक की गोली लगा दिया, मान लो बंदूक की गोली लगा दिया, कुछ लगा दिया यहाँ पे, इसको फटाक से छोड़ो, मैंने दोनों को मैंने फिक्स किया हुआ था, बंद कर दिया, इसमें बंद कर दिया, बांध दिया। अब मैंने जैसे ही इसको ये वाला को मैंने मान लो कि यहाँ पे मैंने किल लगा के किल ले लो, किल काटी, किल लेकर के मैं इसको किल को फंसा के रखे हुआ हूँ, जैसे किल को खींचूंगा तो ये भागेगा उधर, फेंकेगा उसको, जोर से फेंकेगा। ओके मैंने जो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी था वो वर्क करना शुरू करेगा। ओके तो ये इसका कि कुछ भी लेकर कोई भी चीज यहाँ लगा दो, गोली वोली छोड़ दोगे वो उधर छूटेगा, बंदूक की गोली उधर चलाएगा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी इसके पास था, इसको जरूरत था, ये यूज कर लिया। मान लो कि तुम इसको फिक्स कर लिया, आपको बच्चा बोले सर ए के पास था तब तो ये हुआ नहीं, अब मान लो इसको तुम फिक्स कर दिया, इसको फिक्स कर दिया, इसको तुमने किल लगा के निकाला, छोड़ा, इसको फ्री किया, इसको फ्री करो तो ये इधर भाग गया, यानी पोटेंशियल एनर्जी इसके पास आ जाएगा। तो ये बोलना उचित नहीं कि ए के पास पोटेंशियल एनर्जी है कि बी के पास पोटेंशियल एनर्जी है। एक इस पॉइंट को जरूरत पड़ेगी तो ये पोटेंशियल एनर्जी यूज कर लेगा, ये इसको जरूरत पड़ेगी तो ये यूज कर लेगा, यानी पूरे सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी होता है, किसी पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है। पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का होता है, ऑलवेज रिमेंबर पोटेंशियल एनर्जी किसका होता है, सिस्टम का होता है। तो ये बोलना उचित नहीं कि ए का पोटेंशियल एनर्जी 100 जूल है, 60 जूल है, बी का 0 है, ऐसा नहीं कर सकते हो। दोनों काम कर सकता है, ये भी काम कर सकता है, जरूरत ए को पड़ेगी तो ए भी काम कर सकता है, बी को जरूरत पड़ेगा बी का काम, आप 60 जूल की जरूरत है, 30 जूल की जरूरत है, 30 जूल की जरूरत पड़ेगा। तो ये पूरे पोटेंशियल एनर्जी जो टर्म है सिस्टम के लिए इस्तेमाल होता है। सिस्टम मतलब जहां पे एक से ज्यादा पॉइंट पूरे बॉडी का होता है, एक पॉइंट का नहीं होता है, सारे पॉइंट का बोल सकते हो, सारे पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी। तो सिस्टम का होता है पोटेंशियल एनर्जी, किसका होता है बोलो, पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड फॉर सिस्टम। दो तीन बात याद रखो, क्लियर हो गया। यहां पर भी वही बात होगा कि इसको फ्री फिक्स कर दोगे, इसको छोड़ोगे तो ये काम करेगा, इसको फिक्स कर दोगे, इसको छोड़ोगे ये काम करेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी सी का नहीं है 100 जूल या डी का नहीं पड़ेगा, पूरे सिस्टम का है पोटेंशियल, पूरे स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी 100 जूल है। तो स्प्रिंग यानी कि पूरे बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी होता है, सिस्टम का होता है पोटेंशियल एनर्जी। ओके ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो इसको भी नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो स्क्रीनशॉट। चलो लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया है, लेकिन मैं पूरा लेक्चर आपको डिटेल से मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। चलो हो गया। चलो तो चलो मैंने क्या क्या आज पढ़ाया आप लोगों को। मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी बताया कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो शेप के कारण जो एनर्जी होता है उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, शेप के कारण या कॉन्फ़िगरेशन के कारण या पोजीशन के कारण। जैसे मान लो गुलेल का सुने हो, गुलेठी का नाम सुना, गुलेल का नाम। तो गुलेल में क्या होता है, गुलेल में कुछ नहीं तुम रखे हो, उसकी रबर को नहीं खींचो, रबर में डाल के जो हम लोग लेते हैं, कोई पत्थर लेते हैं, उसको खींचते हैं, अगर जोर से खींचते तो हम उस पर वर्क करते हैं, उसके अंदर खींचने पर उसका शेप चेंज हो गया, उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया, तो उसमें एनर्जी जमा हो गया, हम जो काम किए उसमें पोटेंशियल एनर्जी जमा हो गया। और जैसे ही उसको छोड़ेंगे वो वर्क करेगा और वो पत्थर जाके किसी को हिट करेगा, ठीक है। तो वही है तुम्हारा जो कॉन्फ़िगरेशन यानी शेप चेंज होने के कारण, पोजीशन चेंज होने के कारण जो एनर्जी आता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, पोटेंशियल एनर्जी। ओके तो उस पर पहले वर्क करना पड़ेगा, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी जमा होगा। ओके और उसका तो पोटेंशियल एनर्जी का इस्तेमाल किया जा सकता है। पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइन किया गया है। माने ऑलवेज रिमेंबर पोटेंशियल एनर्जी टर्म ओके कम्स विथ ऑलवेज विथ ओके कंजर्वेटिव फोर्स। अब कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, मैंने बहुत अच्छा एग्जांपल लेकर आपको समझाया। अगर कोई भी लेक्चर में कोई डाउट हो गया इस लेक्चर में तो जाकर फिर से वीडियो को देखो, बहुत मैंने अपना एफर्ट यूज किया, आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक है। दोबारा जाकर वीडियो को देख लो, दोबारा देखो, तब मजा आएगा आपको पढ़ने में। और ये टर्म भी आपको क्लियर होगा ना, पूरे फिजिक्स में आपको दिक्कत नहीं होगा। और मैंने प्रॉमिस किया था, बहुत अच्छा एग्जांपल देकर मैंने दिया, सबको नोट करना, सबको उतारना, सबको अच्छा से आराम से उतारना, फेयर कर लेना, काम आएगा आपका। बहुत अच्छा एग्जांपल मैंने आप लोगों को लिया, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी का वर्क डन जो होता है, जो कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन होता है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, वर्क डन की बात कर रहा हूँ। और जो कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन होता है अलॉन्ग क्लोज पाथ के अलॉन्ग जीरो होता है, क्योंकि इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट सेम हो गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, इसलिए वर्क डन उसका क्लोज पाथ का जीरो होता है। ओके इसलिए उसका वर्क डन जीरो हो जाएगा, ठीक है, कोई सा भी क्लोज पाथ हो। उसके अलावा पोटेंशियल एनर्जी का जो टर्म है वो डिफाइन किया था सिस्टम के लिए, केवल एक पॉइंट के लिए नहीं होता है, ठीक है। ओके तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा, मेरा एफर्ट आपको पसंद आया होगा। आप पसंद आया होगा तो जरूर लाइक करके जाना, दोस्ती करके जाना। ओके मेरे
काम को थोड़ा सा हिम्मत मिलेगा, मेरे काम को तुम लोग अप्रिशिएट करो। कोई भी काम अच्छा होता है तो आप अप्रिशिएट करो, ओके। और कोशिश करो कि इस वीडियो को आपको आपके लिए जिस तरह यूजफुल हुआ है तो अपने दोस्तों के लिए भी यूजफुल बनाओ और दोस्तों में खूब शेयर करो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बहुत ही अमेजिंग लेक्चर होगा ये वाला। जाके कोई भी डाउट हो, एक जरा भी डाउट है, दोबारा वीडियो को जाकर पॉज करो, रिवाइंड करो, जाके देखो, मजा आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आपका वक्त देने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। ओके, बाय बाय, सी यू देन, ओके।